हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देवगीता कोचिंग क्लासेस। और आज जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइट वाले टॉपिक को, और उसमें भी एक पर्टिकुलर टॉपिक हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये फिजिक्स का टॉपिक है आपका और बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड के नज़रिए से जो है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग नए नए फैक्ट्स के ऊपर जो है ये डिपेंड करता है। अच्छा, अपन लोगों की जो डेली लाइफ होती है उस डेली लाइफ में भी इसका यूज़ जो होता है वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इनका। दूसरा, इनके कंसेप्ट को समझने के लिए जो है, जैसे लाइट है तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो काम की चीज़ें होती हैं केवल उसे पढ़ लेते, बाकी सब छोड़ देते, या इतना नहीं डीपली हम पढ़ पाते हैं, या इतनी अच्छी लैंग्वेज एनसीईआरटी में नहीं दे रखी होती कि जिसे हम समझ पा रहे हैं, है ना। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेके एक बहुत ही वेल एक्सप्लेन तरीके से आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेट्स रॉक इट। ओके। और मुझे लगता है कि हम लोग को जो है बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर को करने में। एंजॉय करेंगे इस चैप्टर को मेरे साथ मिलके, हैं। और मैं बहुत सारे इसमें ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आप लोगों के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल होंगे। जो अभी टर्म 1 आने वाले हैं बच्चों के, उन टर्म 1 के लिए जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी, और मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो बच्चे, मैं तो एक्साइटेड हूँ ही पढ़ाने के लिए, आप लोग को भी जो है एक्साइटेड होना पड़ेगा, क्योंकि जब दोनों की कॉम्बिनेशन मिलेंगे तभी हम अच्छे से क्वेश्चनों को कर पाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बेटा, लाइट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे लाइट है क्या। अगर इसका कंसेप्ट पता चल जाए कि लाइट क्या है, फिर इसके जो है फिनोमिनास देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो लाइट जो है एक एनर्जी की फॉर्म होती है, जिसकी वजह से हम डिफरेंट टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं उनको देख पाते हैं। जैसे मैं तुमको देख पा रहा हूँ, तुम लोग मुझे देख पा रहे हो, या फिर अपने आसपास चारों तरफ की जो चीज़ें हैं उन सबको जो हम देख पा रहे हैं वो किसकी वजह से देख पा रहे हैं? लाइट की वजह से। किसी भी चीज़ को देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ लाइट की रिक्वायरमेंट है ऐसा नहीं है। एक और प्रोसेस होता है, एक और कंसेप्ट है जिसके बिना हम किसी अदर ऑब्जेक्ट को जो है नहीं देख पाएंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो लाइट के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये एक एनर्जी की फॉर्म है जो हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखने लायक बनाती है ना। तो मैं छोटे छोटे कंसेप्ट जो हैं ऐसे यहाँ पे लैंग्वेज की फॉर्म में लिखता रहूँगा, जो आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में जो आपकी हेल्प करेगा। ओके, तो देखते हैं लाइट क्या है। लाइट, तो हम लोग इसके बारे में लिखें तो लिखेंगे इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब यहीं से जो है बहुत सारे बच्चे देखने लगे होंगे कि अरे यार ये तो हमारा पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा रहे हैं, है ना। मैं वही कह रहा था स्टार्टिंग में कि जब ये देखते हो, इसे देखते ही हट जाते हो कि अरे यार ये तो सब पढ़ा हुआ है, सब करी हुई चीज़ें करवा रहे हैं। अभी आपने देखा ही क्या है बेटा, जब आप लोग इसी चीज़ को लेके आगे बढ़ोगे तब तुम्हें समझ में आएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तब तुम्हें पता चलेगा कि इस चैप्टर में कितनी सारी चीज़ें जो हैं छुपी हुई थी, जो हमारी एक मूर्खता से, एक बेवकूफ़ी से, कि इस लाइन को देखने के बाद कि ये तो हर बुक में लिखी हुई है, हर कोई बताता है, आप भी बता रहे हैं, क्या नया बता रहे हैं। तो भाई साहब, नया जो बता रहे हैं हम इसमें वो आपको वीडियो को एंड तक देखने पर पता चलेगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं अलादीन का जिन लेके जो है यहाँ पे एक ही लाइन में सब कुछ ख़त्म कर दूंगा, है ना। तो ध्यान देंगे, पूरी वीडियो को देखेंगे तब जाके आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। आप अगर सोचते हैं कि जो है स्टार्टिंग से ही आपको ऐसी चीज़ें करवाई जाएं जो इम्पोर्टेंट हैं या जो आ रही हैं, ऐसी फालतू की चीज़ों को ना बताया जाए, तो आप मेरी वीडियो बिल्कुल ना देखें। मैं फिर आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। मेरी क्या, आप बुक्स भी मत देखिए, आप खुद इतने कैपेबल हैं तो फिर सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। अच्छा ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। कभी कभी जो है इमोशनल हो जाता हूँ मैं, चीज़ों को लेके सेंटी हो जाता हूँ, है। सॉरी फॉर दिस। ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे ऐसे होते हैं, 2-4 होंगे ऐसे, और जो हैं उन सभी के लिए यही है कि वो वीडियो क्या, वो बुक तक ना देखें। वो खुद इतने सक्षम है कि बिना बुक के, बिना किसी टीचर के, बिना किसी हेल्प के सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच
enable us to see the objects, to see the objects around us इसी की वजह से हम अपने चारों तरफ के जो ऑब्जेक्ट हैं वो देख पाते हैं। इसके बारे में एक और बात करते हैं कि लाइट जो होती है, लाइट इज कलरलेस। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, लाइट खुद कलरलेस होती है बट इट इज responsible to see the colorful world। ओके एक ये चीज हुई। अब सन से एक लाइट आ रही होती है निकल के, उस लाइट को बोलते हैं हम वाइट लाइट सोर्स, ठीक है ना। क्या बोलते हैं हम लोग, तो यहाँ पे मैं निकाले देता हूँ यह कि लाइट इमिटेड बाय सन इज कॉल्ड वाइट लाइट। अच्छा, जो आपकी वाइट लाइट होती है बच्चे, वाइट लाइट जो होगी ये 7 कलर का मिक्सअप होती है, मतलब विबग्योर, है ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन 7 कलर का मिक्सअप होती है वाइट लाइट। इसको एक और चीज बोली जाती है सिंगल बीम ऑफ लाइट, ठीक है। ये लाइट के बारे में थोड़ी सी चीज थी। अच्छा, लाइट जो होती है इसके बारे में अगर हम बात करें तो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल बेटा कौन करता है, पार्टिकल। तो यहाँ से हम लोग को आइडिया लगता है कि लाइट का जो नेचर होगा वो पार्टिकल नेचर है। दूसरा, लाइट जो है पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी बिना किसी मीडियम के ट्रेवल कर जाती है। ये एक वेव का नेचर होता है, तो लाइट के पास ये वेव वाला नेचर भी है। तो हम लोगों ने दोनों कंसेप्ट को मिला के क्या बोल दिया कि लाइट हैज़ डुअल नेचर, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। इन दोनों के बारे में बात कर लेंगे। तो लाइट के दो नेचर होंगे आपके। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि लाइट हैज़ डुअल नेचर, डुअल नेटूरे, ठीक है। नंबर 1 होता है पार्टिकल नेचर, एज इट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल नेचर। और दूसरा हो जाएगा आपका वेव नेचर। थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, खांसी हो रही है, देखो फिर भी आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। अब देखते हैं बेटा रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो लाइट जो है कोई भी एक स्मूथ सरफेस होगा, आएगी, उससे टकराएगी और जहाँ से जिस साइड से आ रही है उसी साइड में वापस चली जाएगी। इसी फिनोमिना को आप क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्शन। तो इसके लिए कुछ कंडीशन भी होती होंगी कि भाई जिस सरफेस से टकरा रही है वो स्मूथ होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, पॉलिश्ड होना चाहिए, तब जाके लाइट जो है वहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है ना। तो लाइट का जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में वापस जाना जो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। देखो देखते हैं, मैंने मान लिया कि ये कोई भी एक स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है ना। ये डैश डैश जो लाइन सी बना रहा हूँ इसका मतलब पॉलिश्ड। तो ये स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस ये है। लाइट जो है यहाँ से ऐसे इंसिडेंट कर रही होगी, इससे टकराने के लिए आई, तो इस रे को आप बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट
रे, और ये इसी मीडियम में वापस चली गई है। इसी को आप क्या बोल देते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। तो इसी फिनोमेना को आप क्या बोल देते थे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे ये दोनों मीट कर रही हैं, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पर लाइट इंसिडेंस हो रही है। एक यहाँ पे एक और रे होती है, इसे बोलते हैं आप नॉर्मल। इसे क्या बोलते हैं? नॉर्मल। अच्छा, ये जो है 90 डिग्री वाला एंगल फॉर्म करती है प्लेन मिरर के साथ, नॉर्मल जो होती है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, ये समझ में आ गया होगा। यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि आपको रिफ्लेक्शन क्या होता है। नहीं पता तो एक तरीके से हम लिख देते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि लाइट जो है बाउंस होकर बैक हो रही है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम ए प्लेन polished smooth surface, smooth surface in the same medium, in the same medium। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अभी समझाता हूँ। इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी को आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोले। अच्छा, यहाँ ध्यान दो, जो ये मिरर या फिर जो सरफेस है हमारी, जिसको हमने पॉलिश कर रखा है, इसके ऊपर एक अपना अलग मीडियम है और उसके नीचे की बात करें तो वो एक दूसरा मीडियम है। यहाँ पे दो मीडियम है। इस सरफेस के ऊपर जहाँ पे नॉर्मल लिखा हुआ है, इंसिडेंट रे लिखी हुई है, रिफ्लेक्टेड रे लिखी हुई है, ये एक दूसरा मीडियम है और ये एक दूसरा मीडियम है, ठीक है ना। दो अलग अलग मीडियम है। तो इधर वाले मीडियम से ही वो आई है, एंट्री लेकर इधर ही चली गई। जिस मीडियम से आई है उसी में वापस। भाई वहाँ से आके इसमें नीचे तो नहीं गई ना, नीचे जाती तो मीडियम चेंज हो जाता। तो वो तो जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम में वापस चली गई है। बस यही तो बता रहे हैं हम लोग कि लाइट रे एक स्मूथ प्लेन पॉलिश सरफेस से स्ट्राइक करेगी और जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम में वापस चली जाएगी। इसी को आप क्या बोल देंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एंड दिस इज द फैक्टर ड्यू टू बाय विच वी कैन सी एनी अदर ऑब्जेक्ट इन आवर अराउंडिंग। हम अपने चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहे हैं वो इसी फिनोमेना की वजह से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाले फिनोमेना की वजह से देख पा रहे हैं। इसे जरा मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, इसलिए मैं साइड में हो गया, इतनी देर काफ़ी होती है। ओके, तो ये था आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी हम लोग देखेंगे इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर आपका जो प्लेन मिरर होता है उससे रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी प्लेन सरफेस जिसको हमने पीछे से पॉलिश कर दिया है, वहाँ पे आगे वाला जो पोर्शन होगा वो स्मूथ होगा, रिफ्लेक्टिंग होगा, ठीक है ना। तो इस केस में उस प्लेन सरफेस को हम लोग प्लेन मिरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्लेन मिरर। कोई भी एक प्लेन सरफेस थी जिसको उसके बैकवर्ड साइड से मैंने पॉलिश कर दिया, ठीक है। तो ये फ्रंट साइड जो है एज अ मिरर वर्क करेगी, मिरर की तरह। जैसे एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लो, कांच, ठीक है ना। जब तक वो ट्रांसपेरेंट है हम ऐसे देखेंगे तो हमें अपना चेहरा नहीं दिखाई देगा, आर पार दिखाई देता है उसके पीछे जब आप पॉलिश कर देंगे फिर आप देखेंगे तो आपको अपना चेहरा दिखाई दे जाएगा। तो जब पॉलिश करने के बाद जो ग्लास मिला उसी को आप क्या बोल रहे हैं? मिरर बोल रहे हैं। अगर वो प्लेन सरफेस है तो प्लेन मिरर हो गया, ठीक है ना। अगर वही चीज़ जो है स्फेरिकल सरफेस में होती, स्फेयर की फॉर्म में होती तो स्फेरिकल मिरर होता। वो आगे की बात है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।
फिलहाल तो ये देखना था प्लेन मिरर क्या होता है, ठीक है। अब बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में कि क्या होते हैं। देखें तो भाई साहब, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के आपके दो लॉ होते हैं, ठीक है। देयर आर टू लॉज। तो पहला वाला जो लॉ होता है, फर्स्ट लॉ, इसे हम ऐसे समझ लेंगे यहाँ से कि ये कोई भी एक इंसिडेंट रे थी और ये एक आपकी रिफ्लेक्टेड रे थी और यहाँ से ये आपका एक नॉर्मल था, ठीक है। तो इसको नाम बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे, इसको बोल देंगे रिफ्लेक्टेड रे, और ये है आपका नॉर्मल। ओके, तो क्या देख रहे हैं कि ये तीनों पॉइंट जो हैं, सॉरी तीनों जो रेज हैं, ये तीनों एक ही पॉइंट पे या एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रही हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोल देंगे यहाँ से कि इंसिडेंट रे मतलब आई आर कॉमन नॉर्मल रे एन आर एंड रिफ्लेक्टेड रे आर आर ऑल लाइज एट इन अ प्लेन या फिर इन अ सेम प्लेन, सेम प्लेन में लाई कर रही है। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसी को आप फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोल देंगे। सेकेंड लॉ क्या होता है भाई? तो सेकेंड लॉ में हम लोग देखते हैं कि ये यहाँ पर एक एंगल बनता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बनता है जिसे आप इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। जो एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे देख रहे होगे ना, नॉर्मल ये 90 डिग्री वाली लाइन और ये इंसिडेंट रे, इन दोनों लाइंस के बीच में, इन दोनों रे के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसे आप इंसिडेंट बोलेंगे। और ये आपका दूसरा वाला जो होगा ये वाला पोर्शन, इसे आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। देखो उल्टे साइड से भी लिखने में दिक्कत आ रही है, मैं उधर से ही लिखूँगा तो ज़्यादा सही है, उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल देंगे, ठीक है। ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो इन दोनों की वैल्यू सेम होती है। ये होता है सेकेंड लॉ, मतलब इंसिडेंट एंगल जो एंगल आई है और जो एंगल आपका रिफ्लेक्टेड एंगल है, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ये आपका सेकेंड लॉ होता है। अब एक बात आती है कि जो इंसिडेंट एंगल है, क्या है इंसिडेंट एंगल, ये क्या होता है इंसिडेंट एंगल? तो देखो इसके बारे में मैं डेफिनेशन तो नहीं लिखवाऊंगा, बस कंसेप्ट बता रहा हूँ। तो आप लोग ऐसा लिख सकते हैं इसमें कि एंगल फॉर्म्ड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा होगा उसे इंसिडेंट एंगल बोलेंगे। सेम रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसे रिफ्लेक्टेड एंगल बोल देंगे, ठीक है ना। तो वो डेफिनेशन जो है आप लोग को करनी है, एंगल आई और एंगल आर है ना, रिफ्लेक्टेड एंगल लिख देते हैं इसे, रिफ्लेक्टेड एंगल। और ये जो है खुद से करो, खुद से करो, आप लोग कोई कर नहीं है भाई, इसमें मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। ओके, तो ये थे आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन भी जो है आपके दो टाइप के हो जाते हैं, एक रेगुलर होता है और एक डिफ्यूज होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो भाई साहब एक होता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये क्या होगा भाई? तो रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है ये कोई भी प्लेन सरफेस थी, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंसिडेंट रे आ रही है, हमने मान लिया कि एक इंसिडेंट रे है, वो कुछ ऐसे स्ट्राइक कर रही है। सेम उसी के पैरेलल जो है एक दूसरी इंसिडेंट रे आ रही है जो इसी के पैरेलल है, तीसरी एक और रे है जो इसके पैरेलल है। अब ये इससे स्ट्राइक कर रही है, तीन तीन रेज है, तो तीनों रिफ्लेक्ट होके वापस भी जाएंगे। तो ये जो है ये मान लिया मैंने ऐसे गई है,
तो दूसरी भी इसके पैरेलल ही होगी और तीसरी भी इसके पैरेलल होगी। आप लोग क्या देख रहे हैं कि इंसिडेंट रे जो थी I1, I2, I3 जो है वो रिफ्लेक्टेड रे R1, R2, R3 के पैरेलल है। तो अगर रिफ्लेक्शन के दौरान इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रेज ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर, सारी इंसिडेंट रे आपस में एक दूसरे के पैरेलल है, सारी रिफ्लेक्टेड रे आपस में एक दूसरे के पैरेलल है आफ्टर रिफ्लेक्शन। इसी टाइप के रिफ्लेक्शन को आप क्या बोल देंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन बोल देंगे। ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन अगर बनाना चाहो रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए तो यहाँ पे बोल देना कि ऑल इंसिडेंट, इफ ऐसे नहीं, थोड़ा सा ढंग से लिखते हैं इसको, इफ ऑल इंसिडेंट रेज are parallel to each other and reflected rays, या फिर ऐसा बोल देंगे all reflected rays are also parallel to each other after reflection, then reflection is called regular। तब आप रिफ्लेक्शन को बोलेंगे कि वो आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन है। अच्छा, मैं ये देख लूँ कि कैमरे में ये नीचे वाला जो है दिखाई दे रहा है या नहीं। वेरी गुड, सब दिख रहा है। ओके जी, तो अब रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया, तो फिर दूसरा होता है आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो सेकंड वाले में डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में हम लोग देखें डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ओके जी, इसके बारे में बात करें तो इसमें जो सरफेस होती है ना वो रफ सरफेस होती है। पहली चीज़, वहाँ पे स्मूथ सरफेस थी और यहाँ पर रफ सरफेस। पॉलिश्ड ये भी होगी, ठीक है ना, पॉलिश्ड ये भी होगी, तभी लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाएगी। अब लाइट रे ये आई इंसिडेंट रे, एक और इंसिडेंट रे, है ना, ऐसे करके एक और इंसिडेंट रे, और तीनों रे जो है एक दूसरे के पैरेलल है। लेकिन जब रिफ्लेक्शन हुआ तो एक निकल गई ऐसे, एक निकल गई ऐसे और एक निकल गई ऐसे। क्या ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल थी? नहीं थी। तो सारी इंसिडेंट रे जो है इसमें पैरेलल होंगी, बट रिफ्लेक्टेड रे जो है वो पैरेलल नहीं होंगी, तो वो आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अच्छा, इसका एक एग्जांपल अगर हम लोग देखें कि रेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जांपल क्या है, तो आप लोगों ने टॉर्च देखी होगी। अरे रात में जलाई होगी टॉर्च। टॉर्च जलाते हैं तो एक पर्टिकुलर एरिया में ही वो अपना लाइट दिखाती है। अगर चारों तरफ अंधेरा है तो पूरे कमरे में रोशनी नहीं करेगी, एक पर्टिकुलर एरिया में ही रोशनी करेगी, है ना। तो वो आपका क्या होता है? रेगुलर। अरे भाई, यहाँ पे लाइट फैल ही नहीं रही चारों तरफ, और जब लाइट नहीं फैल रही है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाइट जा रही है, और हम लोग केवल वही चीज़ या उतना ही पोर्शन देख पाते हैं जितने पोर्शन पर लाइट जा रही होती है। तो लाइट जितने पोर्शन में होगी टॉर्च की, उतना पोर्शन हमको दिखाई देगा, उसके आसपास का पोर्शन नहीं दिखाई देता। ठीक है ना, सीधा सा कंसेप्ट है ये। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि जो टॉर्च है वो एग्जाम्पल हो जाएगा इसका रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए। डिस्को लाइट्स वगैरह यूज़ हो जाएंगी, लेज़र लाइट, ठीक है ना, वहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होता, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाइट मूव करती रहती है। लेकिन यहाँ पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होगा, लाइट जो है चारों तरफ
फैल जाती है। अब जैसे दीवारों के बारे में बात करें, चार दीवारी जो है ये सब यहाँ लाइट स्ट्राइक करती है और पूरे में फैल जाती है, ठीक है ना। तो ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का एग्जांपल हो जाएंगे आपके। तो रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो है मुझे लगता है आपको समझ आ गया है। अब हम एक नए कंसेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में बात करेंगे कि क्या ऑब्जेक्ट होता है और क्या इमेज होती है। ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो भाई सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है। कोई भी ऐसी चीज जो हमको लाइट देती है, एनीथिंग विच गिव्स अस लाइट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, विच इमिट लाइट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। कोई भी ऐसी चीज जो लाइट को इमिट करती है या लाइट देती है अपने को, उसे हम क्या बोल देंगे, ऑब्जेक्ट बोल देंगे। तो हम क्या बोल देंगे यहाँ से, anything which gives light is called object। अब इमेज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो इमेज के बारे में हम लोग क्या देखेंगे कि अभी हमने रिफ्लेक्शन के टाइम पे देखा कि रिफ्लेक्टेड रेज भी होती है ना। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो मैंने बताया कि रिफ्लेक्शन वाला फिनोमेना वहाँ पे यूज़ होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यूज़ होता है, तभी हम उसे देख पाते हैं। तो जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी, जहाँ पर भी मिनिमम दो रिफ्लेक्टेड रेज आपस में एक दूसरे को कट कर देंगी, वहाँ पे इमेज बनेगी। मान लिया ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है ना, पहली रिफ्लेक्टेड रे है ये, और ये जो है दूसरी रिफ्लेक्टेड रे है, ये कहीं और से आ रही है, और ये दोनों ने यहाँ मिलके स्ट्राइक किया एक दूसरे को, तो ये आपकी इमेज बनाएंगे यहाँ पे। ओके, एक चीज़ और, तो यहाँ पे इमेज मिल जाएगी। अगर मैंने ये कहा कि ये कोई एक इंसिडेंट रे है IR1 और ये कोई दूसरी इंसिडेंट रे है IR2, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो इमेज है वो नहीं बनेगी। इमेज बनती है सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्टेड रेज के इंटरसेक्शन से। रिफ्लेक्टेड रेज आपस में एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेंगी, इमेज फॉर्म, ठीक है। और इमेज भी जो आपकी बनती है वो आपकी दो टाइप की होती हैं, एक होती है रियल और एक होती है वर्चुअल। अब रियल इमेज क्या होती है आपकी, तो रियल इमेज जो है आपकी, जो रिफ्लेक्टेड रेज रियल में एक दूसरे को जहाँ पे कट कर रही है, एक्चुअल में वो जहाँ एक दूसरे को कट करेंगी उस पॉइंट पर बनने वाली इमेज को हम लोग क्या बोल देंगे, रियल इमेज। और एक जगह ऐसा होगा कि एक्चुअल में कट नहीं कर रहा होता है, बट हमको देखने में लगता है ऐसा कि ये यहाँ से एक दूसरे को कट कर रही है, से फील होता है, ऐसा होता नहीं है रियलिटी में, ठीक है ना। उसे आप क्या बोल देंगे, इमेजिनरी रेज बोल देंगे। जैसे रेलवे ट्रैक पर खड़े हो जाओ और पटरियों को गौर से देखो, तो आपको क्या दिखेगा कि पटरी जो है आपस में आके यहाँ पे ऐसे मीट करती हुई नजर आती होंगी, ठीक है ना। क्या वो एक्चुअल में मीट कर रही है, बिल्कुल मीट नहीं कर रही है, लेकिन देखने पे हमको क्या फील हो रहा है कि वो मीट कर रही है। सेम इमेज के लिए भी यही बात है। और अभी एक और चीज़ देखेंगे कि इमेज जो है, इसे रफ कर दें पहले तब बताते हैं आगे। तो जो आपकी इमेज होगी वो रिफ्लेक्टेड रेज के इंटरेक्शन से, ठीक है ना, क्रिएट होती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इमेज इज फॉर्म्ड बाय intersection of reflected rays। अगर ये रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो रियल इमेज फॉर्म होगी, और एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, बस हमें ऐसा लग रहा है, तो वो वर्चुअल इमेज होगी, ठीक है ना।
तो यहाँ पे हम लोग ये देख लेंगे कि इफ reflected rays intersect each other actually, actually, then formed image is real, otherwise virtual. ठीक है ना। तो इमेज के बारे में और ऑब्जेक्ट के बारे में भी हम लोगों ने ये देख लिया। इतनी चीज़ आई थिंक मुझे लगता है कि आपको समझ आ गई होगी। अब फॉर्मेशन ऑफ इमेज देखेंगे हम लोग बाय प्लेन मिरर, कि एक प्लेन मिरर जो है इमेज को क्या प्लेन मिरर के थ्रू इमेज जो है कैसे फॉर्म होती है वो देखेंगे। इसे रफ कर दें। अच्छा यार, इतनी देर से बोरियत तरीके से पढ़ा रहा हूँ मैं, रेगुलर पढ़ाए जा रहा हूँ। सोच रहे हैं कि कुछ गाना गा के एंटरटेन कर लें एक दूसरे को, है ना। कौन सा गाना गाएं सर? ये वाला। हाँ, जैसे कि मैं पढ़ाने के लिए नहीं, आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए आया हूँ। ओके जी। तो मैं जो है आप लोगों को एंटरटेन बिल्कुल नहीं करूँगा। वो एक मजाक था कि एंटरटेन करते हैं, गाना गा लेते हैं। ओके बच्चा, देखते हैं हम लोग अब फॉर्मेशन ऑफ इमेज, बाय प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन जो है किस टाइप से हो, ये और देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई भी एक प्लेन सरफेस है और इस प्लेन सरफेस को मैंने पॉलिश कर दिया। भाई जब पॉलिश किया तो ये क्या बन जाएगा? एक मिरर बन जाएगा। मान लेते हैं ये M1 और M2 एक मिरर बन गया। ऐसी कोई भी प्लेन सरफेस जिसको हमने पॉलिश कर दिया वो मिरर बन जाती है, ठीक है ना। ओके बच्चा, अब यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कुछ इस टाइप से। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट से जो है मान लिया ऐसे करके एक लाइट रे जा रही है और मिरर से डायरेक्टली स्ट्राइक कर ली। तो याद रखिएगा, जब भी कोई इंसिडेंट लाइट रे मिरर से 90 डिग्री पर स्ट्राइक करेगी तो उसी पाथ पे वापस लौट के आएगी, ठीक है। उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो 0 होगा। तो क्या करेगी लाइट रे? यहाँ से यहीं पे वापस आ जाएगी। अब मैंने एक चीज़ और बताई या नहीं बताई, कोई बात नहीं बताई तो सॉरी, पर हम लोग देख लेते हैं कि इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 रेज आर रिक्वायर्ड। कम से कम अपने को 2 रेज की रिक्वायरमेंट होगी एक इमेज को फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है ना। एक इमेज बनाने के लिए मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रेज आर रिक्वायर्ड। अभी तो हमने बात करी थी रिफ्लेक्टेड रेज के इंटरसेक्शन से जो है इमेज बनती है, और इंटरसेक्शन के लिए तो मिनिमम 2 रेज तो चाहिए ही चाहिए, है ना। तो ये तो अभी एक ही रे बनाई है मैंने, एक और बनानी पड़ेगी, मतलब ऐसे दूसरी यहाँ पे मैंने बनाई तो वो ऐसे स्ट्राइक कर रही थी, यहाँ पे स्ट्राइक कर रही। अगर मैं यहाँ से इसके लिए एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूँ ऐसे, ये एक नॉर्मल बना दिया मैंने, ठीक है ना। तो हमें ये भी पता था कि यहाँ से कोई एक एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक इंसिडेंट एंगल बनता था, इंसिडेंट एंगल आई। और हम लोगों ने बात करी कि जितना इंसिडेंट एंगल होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है आपका।
तो मतलब इतना ही यहाँ से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे ये लाइट ऐसे जाएगी स्ट्राइक होके, मतलब ये जो एंगल फॉर्म करेगी ये एंगल आर होगा और आई और आर की जो वैल्यू होगी वो आपस में एक दूसरे के बराबर होगी। इतना तो समझते हैं। अब मैंने माना कि यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है ऐसे और वो देख रहा है यहाँ से, तो उसे जब देखेगा लाइट को आते हुए तो उसे क्या लगेगा कि ये जो लाइट रे है ये कुछ ऐसे यहाँ से आगे से आ रही है उसके हिसाब से, बट रियलिटी में तो नहीं है ना। अरे ट्रेन की पटरी वाले देख लो ना यार, वो दूर से देखने में क्या लग रही होती है कि मिल रही है, बट रियल में नहीं मिल रही होती। वही कंसेप्ट है यार पांडु। अब इसको भी तो हम ऐसे ही आगे बढ़ा रहे थे, तो ये कहीं यहाँ से जो ऐसे इंटरसेक्ट होता वो दिखाई देगा हमें, ठीक है। तो हमारी आँख को जो चीज़ दिखाई दे रही है वो ऐसा लग रहा है कि ये रे वहाँ से आ रही है और ये वहाँ से जा रही है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया यहाँ पे, मतलब इमेज यहाँ कहीं है, मतलब यहाँ पे इंटरसेक्शन से इमेज बन रही है। ये चीज़ पता चली। ये क्या था आपका प्लेन मिरर था। ये आपका यहाँ पे मैं बता देता हूँ ये क्या है। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने ओ नाम दे दिया, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है इसलिए ओ नाम दे दिया, ठीक है ना। अब इस ऑब्जेक्ट से दो रे मैंने निकाली, एक 90 डिग्री पर मिरर से स्ट्राइक कर गई और दूसरी जो है कुछ एंगल बनाते हुए यहाँ से स्ट्राइक कर गई। अब फिर जब यहाँ से जो व्यक्ति देख रहा है उसे ये रिफ्लेक्टेड लगेगा कि वहाँ कहीं से आ रही होगी दूर से, और ये इसके लिए लगेगा कि यहाँ कहीं से दूर से आ रही होगी। ये दोनों जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी वहाँ पे इमेज बनेगी। अभी मैंने कहा था कि रिफ्लेक्टेड रेज अगर एक्चुअल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो रियल इमेज बनाएंगी, और अगर ऐसा हमको लगे कि उन्होंने इंटरसेक्ट कर लिया है लेकिन किया नहीं है, उस टाइम पर वही केस तो आ रहा है निकल गए कि एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रेज ने आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं किया, क्योंकि एक रिफ्लेक्टेड रे ये रही और एक इसी पे वापस लौट गई थी। ये तो हमें फील हो रहा है भाई, ये है ही नहीं। बात को समझो, इसने क्या किया होगा कि इसने तो इंटरसेक्ट किया ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो इमेज बनी इसका मतलब ये वर्चुअल इमेज होगी। हाँ, ये वर्चुअल इमेज होगी। ओके, मतलब यहाँ से अपने को ये आइडिया लगता है कि प्लेन मिरर जो होता है वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। जो नॉर्मल शीशा हम घर में देख रहे होते हैं वो कैसी इमेज फॉर्म करता है, वर्चुअल इमेज। याद रहेगा। तो यहाँ से एक चीज़ और याद रखिएगा बेटा आप कि जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। ठीक है ना। तो प्लेन मिरर जो है हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। एक तो ये चीज़ हमको पता चली। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और पता चलती है ध्यान देना, ये जितने डिस्टेंस पर है, मान लिया मैंने यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस है x मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस कितना होगा, x मीटर ही होगा। यहाँ से मिरर से ऑब्जेक्ट तक का जो गैप है, मिरर से ऑब्जेक्ट तक का गैप अगर x मीटर है तो मिरर से इमेज तक का जो गैप होगा वो भी आपका x मीटर होगा। इतनी चीज़ भी समझ में आ गई कि जितनी दूर हम मिरर के सामने, हम मिरर से जितनी दूर खड़े होते हैं हमारी इमेज भी मिरर के उतना ही पीछे की साइड में बन रही होती है, उतना ही डिस्टेंस पर बन रही होती है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन मान ले रहा हूँ मैं कि देखो ये ऑब्जेक्ट और मिरर का जो गैप है वो आपको दे दिया है 5 सेंटीमीटर। मतलब ये कोई मिरर होगा और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट होगा और इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट और आई इमेज का जो गैप है ये बताओ। तो भाई साहब इमेज भी यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूर ही तो बन रही होगी यहाँ। अब वो कह रहा है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का गैप बताओ, तो वो यहाँ से यहाँ तक का हो गया। तो भाई साहब ये कितना हो गया, 5 + 5 मतलब 10 सेंटीमीटर।
इस टाइप से आपसे जो है इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है, वो क्वेश्चन आप बता सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। अब मैंने इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 1 को दूसरे क्वेश्चन में चेंज किया। मैंने कह दिया ये रखा हुआ तो था, लेकिन ये जो है 1.5 मीटर इधर चला। ऑब्जेक्ट जो है अब 1.5 मीटर मिरर की तरफ चला है। मैं लिख देता हूं कि इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग 1.5 सेंटीमीटर टुवर्ड्स मिरर की तरफ चला, देन separation between mirror and image will be। इस टाइप का क्वेश्चन आपके टर्म 1 के एग्जाम में इस बार आ सकता है। उन्हीं सब चीज़ों को मैं मद्देनज़र रखते हुए जो है इनको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या बोला कि 1.5 सेंटीमीटर जो है ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ चला, मतलब ये मिरर था, ये ऑब्जेक्ट था जो 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ था। ये तो पता है कि ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था ये 5 सेंटीमीटर का था ऑब्जेक्ट का। अब क्वेश्चन क्या करा कि ये 1.5 मीटर इधर चला, यहाँ से इधर, ये कितना चला है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो भाई साहब इमेज में 1.5 सेंटीमीटर इधर आ गई होगी। तो ये डिस्टेंस कितना बचा होगा आपका, 5 में से 1.5 को माइनस करो, ये मिल जाएगा, मतलब 3.5 मीटर। तो भाई साहब अब ऑब्जेक्ट जो है नई लोकेशन पे आ गया, ओ डैश 3.5 सेंटीमीटर पे। तो इमेज भी तो नई लोकेशन पे ही आई होगी, आई डैश, और ये जो है आपकी 3.5 सेंटीमीटर होगी। अब वो ये कह रहा है कि मिरर और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो ध्यान दो, मिरर ये रहा, इमेज ये रही, इन दोनों के बीच का गैप कितना है 3.5, ठीक है ना। तो मिरर और इमेज के बीच का जो गैप है वो कितना है 3.5 सेंटीमीटर। एक तो ये हो सकता है। अच्छा, अब वो ये पूछ लेता कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में गैप कितना है, मतलब ओ डैश और आई डैश आपसे पूछता, तो भाई साहब 3.5 ये रहा, 3.5 ये रहा, दोनों को जोड़ लो, 3.5 प्लस 3.5 सेंटीमीटर। तो ये ओ डैश आई डैश जो है ये आपका आ गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इस टाइप से जो है क्वेश्चन आपसे बना के पूछ सकते हैं, और इन क्वेश्चंस को जो है आप यहाँ से समझ सकते हैं, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्लेन मिरर से जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी और मिरर के पीछे बन रही है, इसलिए बियॉन्ड द मिरर होगी। तो यहाँ पे ये लिख सकता हूँ मैं कि इमेज इज ऑल्सो फॉर्म्ड बियॉन्ड द मिरर, बियॉन्ड द मिरर। इमेज जो होगी वो आपकी मिरर के पीछे बनेगी, ठीक है ना। तो आई थिंक ये कंसेप्ट जो है आपको समझ आया होगा, और इसके बाद इसी कंसेप्ट को अभी हम यहीं रोक देते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि इससे ज़्यादा अगर मैं अभी कराऊंगा तो बाउंसर जाएगा।